नाइस, वेलकम बैक नाजरीन। हम ये वक्त है मेरा, मैं वापस आ चुके हैं और बशीर जहान साहब मौजूद है हमारे साथ, ANP के नुमाइंदे, और वो कह रहे हैं सियासतदान एक बेचारा है। ये जो स्टेटमेंट आपने दी है इस पर वजाहत करेंगे आप, लेकिन अभी हम जाएंगे, हमारे रिपोर्टर आरिफ महमूद जो हैं वो मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? टावर पे मौजूद हैं। अभी उनसे बात करते हैं अभी बराह रास्त कि जी क्या सिचुएशन है अब शहर की, ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हुई नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। जी वालेकुम सलाम आयशा जी। आरिफ साहब आप कहाँ मौजूद हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं टावर के इलाके में, जो शहर का बहुत पुररौनक और मसरूफ़ तरीन इलाका है। जी जी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आज जो ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने जिस हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया था, ताजिर बिरादरी की जानिब से हड़ताल का ऐलान कल किया गया था। इब्तिदाई तौर पे जो सुबह के औकात थे उसमें तो ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी। शहर में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एक एक रक्शे में एक रूट पर हमने जो है वो 5-6 लोगों को सफ़र करते देखा है। लेकिन अब हमने देखा है कि हालात जो है वो कदरे नॉर्मल होते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से बसें चलना शुरू हो गई हैं। कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर लोग जो है वो आसानी के साथ सफ़र करते देखे जा सकते हैं। अच्छा। मेरे अक़ब में भी आपको अगर ये कैमरामैन दिखा सके तो आप देखेंगे कि ये तमाम बसें, कोचेज़ जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं और शहरियों के मुश्किलात ट्रांसपोर्ट के मामले में कम होती जा रही है। अच्छा। हम जो मार्केट्स और दुकानें हैं वो अब तक जो है वो बंद हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे इस हड़ताल का ऐलान ताजिरों की जानिब से किया गया था। बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सुन्नी तहरीक और दीगर जमातों ने इस हड़ताल की हिमायत की थी। तो बुनियादी ऐलान चूँकि ताजिर बिरादरी की जानिब से किया गया था, तो शहर की तमाम मार्केटें अब तक जो हैं वो बंद हैं। जी आयशा। ठीक है, थैंक यू सो मच आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया इस अपडेट का। ब्रेक से पहले मिसेस शहजाद आपने अपनी शिकायत और अपनी ऑब्जर्वेशन जाहिर की, और बशीर जान साहब अब आपको मौका देते हैं। हाँ। कि आप सफाई पेश करें, एक अपडेट दे दें। बिल्कुल। कि क्या क्या पूछा था? देखिए, इन्होंने ये पूछा था कि वहाँ तरक्याती काम नहीं हो रहे। बुनियादी बात ये थी, वो रोड जो भी आप देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि तरक्याती काम उस इलाके के लिए मुंतखब अफराद करते हैं, ये उनके ज़रिए होता है। हाँ, ये हालांकि मैं भी इसको ठीक नहीं समझता हूँ, इसलिए कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तरक्याती काम हम बड़े शौक़ से करते हैं, कोई प्रोजेक्ट हमें मिल जाए वो बड़े शौक़ से करते हैं, क्योंकि उसमें आवाम से ज़्यादा कराने वाले का फ़ायदा होता है। जो प्रोजेक्ट होता है ना, तो आपको तो ये फ़ायदा होगा कि आपको एक अच्छा रोड मिलेगा, लेकिन वहाँ रोड जो बनवाने वाले होते हैं, हम जैसे लोग, हमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है, इसमें हमारी भी वो होती है। लेकिन मसला ये है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जहाँ वहाँ आपके जो नुमाइंदे हैं, यकीनन ये उनकी कोताही है, जिनका इंतखाब किया है, ये उनकी कोताही है। उनको चाहिए कि वो एक अच्छा डेवलप इलाका है, वहाँ अच्छे अच्छे रोड है, स्पेस है रोड बनाने के लिए, क्योंकि कुछ इलाके थे उसे ऐसे होते हैं कि वहाँ जो है जगह नहीं होती, रोड बड़े नहीं खुले नहीं होते। तो पहलवान गोट या गुलिस्तान जवर का प्लान इलाका है, तो वहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। और यकीनन ये आपके मुंतखब अफराद की कोताही है। और अगर मेरे जो जानने वाले होंगे, मैं उनको यही कहूँगा कि यार तुम्हारी वजह से सारे सियासतदान बदनाम हो रहे हैं, अपने वहाँ इलाके में तरक्याती काम करा दो। दूसरे एक साहब ने, अच्छा आपका इलाका क्या है? सॉरी मैं बात काट रही हूँ बशीर जान साहब, आपका इख्तियार किस इलाके में? नहीं, मैं आपको ये कहता हूँ कि वो इलाके जहाँ से जो असम्बली मेंबर मुंतखब होता है, तो वहाँ की तरक्याती काम वो करता है। अच्छा। फंड उसके लिए इशू होता है। ठीक है। जैसे हमने एक हल्का जीता है PS 93। ठीक है। तो वहाँ पर अगर मैं आपको तफसीलात बताऊँ, बावजूद इसके कि हम वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, सही, जो 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे यूनियन काउंसिल में 3 कॉलेज हैं। मकसद ये कि वहाँ ज़्यादा एक इलाके के लिए पानी का स्कीम हुआ, हालांकि हमारा बड़ा काफ़ी बैकवर्ड इलाका है। अच्छा। तो जो तरक्याती काम होते हैं वो मुंतखब अफराद के ज़िम्मे होता है, चाहे वो असम्बलियों के हों या बल्दियाती, वो लोग उसको देखते हैं। अपना फर्ज है अपने इलाके से आप शुरू करें। नहीं, फंड उसके लिए, फंड उसकी जारी होता है, मतलब वो स्कीमें देता है। स्कीमों की फिर मुख्तलिफ होती है कि सूबाई हुकूमत कौन सी स्कीम करेगी, टाउन कौन सी करेगी, लोकल गवर्नमेंट, उसमें जो है विफाकी गवर्नमेंट से जो MNAs वगैरह होते हैं उनकी कौन सी, तो ये अपने अपने हलकों में स्कीमें कराते हैं। तो इस हवाले से ये उनका फर्ज बनता है जो वहाँ के मुंतखब अफराद है, और करना चाहिए। और लोड शेडिंग का बताइए ना, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ। लोड शेडिंग का जहाँ तक मसला है, ये एक बुनियादी मसला है इस मुल्क का। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के लिए निदामत का सबब बन रही है वो लोड शेडिंग है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बिजली एक ऐसी चीज़ है जैसे कि वो आज शाम को हमने मशीन में डाली और सुबह निकाली, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। बदकिस्मती से पिछले 10 साल दौरे हुकूमत में इस मुल्क में 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की गई, और हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुई है वो अगर आप
स्टेटिकली देख लें तो बहुत ज़्यादा हुई। अब हम इसका भी दो हल है, मैं पूरे अवाम के लिए इसके दो हल है कि हम भी उन लोगों की तरह जिन्होंने इस पाकिस्तानी अवाम को तबाह किया है कि हम भी जाकर अभी रेंटल वालों से बात करें, वो लाके एक जहाज़ खड़ा कर देंगे और 30-40 रुपए यूनिट देंगे और हम आवाम को 10-15 रुपए देंगे, बज़ाहिर तो मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आखिर ये कौन पे करेगा? ये इतनी सब्सिडियाँ जो आगे दे रहे हैं। लिहाजा अब बिजली का जो शोबा है, एनर्जी का जो शोबा है, बिजली गैस, ये सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है और हर सूबा अपने हवाले से इसको हल करने में लगा हुआ है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा ने प्लान किया, अब मलाकन डिवीजन में बहुत सस्ती बिजली बनती है, उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा। सिंध में तरकोल पावर में बिजली बनेगी, जो बनेगी सस्ती होगी। कब बननी शुरू होगी? तकरीबन हमारे कुछ इलाके सूबों में तो जैसे वो शुरू हो चुकी है, कुछ की फेजिबिलिटी बन रही है, लेकिन ये जेन्युइन तरीके से इस मसले का हल होगा। बाकी कराची का जो मसला है बिजली का, ये बनने का मसला नहीं है। देखो कराची में देखिए यहाँ पर बिजली का यूजर बड़ा है, लेकिन इसकी कंजप्शन कम हुई है। जैसे कि मिलें बंद हो गई है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, आबादी बढ़ गई है, लेकिन 1000 घर जो है वो एक मिल जितनी बिजली नहीं जलाते। लिहाजा कराची में यूजर बड़ा है, कंजप्शन कम हुई है, लेकिन कराची में जो प्रॉब्लम सप्लाई कम है। नहीं, वो बात अलग है। कराची में अगर आबादी बढ़ी है इन पिछले 10 सालों में, लेकिन बिजली का इस्तेमाल कम हुआ है, इसलिए कि इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। कराची में जो बिजली का प्रॉब्लम है ये खुद साख्ता है, ये केसी का पैदा करदा है, ये एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल है। हुकूमत इस वक्त उनको जो फर्नेस ऑयल प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडाइज जो वो ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। वो कहते हैं हमें गैस दो, वरना हमारे पास जो जनरेशन, हमारे पास जो एबिलिटी हमारे पास है, जैसे पोर्ट कासिम में जितनी बिजली हम एक दिन में पैदा कर सकते हैं वो हम एक हफ्ते में पैदा करते हैं। हम बचा कॉल लेनी है, एक कॉल लेते हैं। कॉलर बड़ी देर से वेट कर रहे हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू, आपने इतनी देर होल्ड किया। कोई मसला नहीं है, मुझे बशीर जान साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम बशीर जान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक, आप खैरियत से? बशीर जान साहब, मोहम्मद इब्राहिम कराची से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पठान, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप लोगों से इख्तलाफ है। बेसिकली इख्तलाफ ये है बशीर जान साहब कि आप कहते हैं कि हम सिंध धरती पे हम सबका हक है। मैं मानता हूँ सबका, बिल्कुल हर पाकिस्तान का हक है। कराची में आपको बादशाह खान हाउस मिलेगा, चारसदा हाउस मिलेगा, बलोचिस्तान हाउस मिलेगा। क्या बशीर जान साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कराची हाउस बनने की इजाजत देंगे आप, या आज तक कभी बनने दिया आपने? सेकंड, देखिए सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आपको मालूमात होनी चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए कि सिंध हाउस मौजूद है, बलोचिस्तान हाउस मौजूद है, और अभी मैंने सीएम हाउस को कहा है कि आप हमें यहाँ पख्तूनख्वा हाउस बनाने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करें। हम आपको पिशावर में, ये हर सूबाई दारुल खिलाफे में दूसरे हुकूमतों के हाउसेज मौजूद होती है। कराची में पंजाब हाउस मौजूद है और लाहौर में सिंध हाउस मौजूद है। आपकी बात पूरी करें जी। मेरी बात सुन लीजिए बशीर जान साहब, आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि आपके पास इख्तियारात हैं। हर पार्टी यही कहती है कि हुकूमत के साथ में हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो भाई ऐसी हुकूमत में रहने का फायदा क्या है जिसमें आपको इख्तियारात नहीं है? गुनाह वो भी बेलज्जत, ठीक है जी। लेकिन ये कहती है आपके पास जिस चीज में बदनाम अलग, इल्जाम अलग, तो भाई छोड़ो। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जो इख्तियार है जिस चीज में आपके पास, जो आपके वजीर हैं, वफाकी वजीर है रेलवे, क्या दुनिया नहीं जानती कि वो कितने बड़े ट्रांसपोर्टर हैं? क्या उन्होंने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया? क्या दुनिया नहीं जानती कि पाकिस्तान के हर शहर से और उनके भाइयों की और उनकी बसें चलती हैं? तो जिसका इख्तियार है उसका तो आपने बड़ा गर्क कर दिया। यहाँ बैठ के आप बोलें कि जी हमें इख्तियार नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। सर कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन बात वही है कि हमें आपने करना नहीं है अवाम के लिए किसी ने। क्योंकि आप लोग अपनी बात के ऊपर तो जी असेंबलियों से वॉकआउट भी करते हैं, लेकिन कभी पेट्रोल की कीमत पे आप लोगों ने लॉन्ग मार्च नहीं किया, कभी आवाम की रोटी के लिए आप लोगों ने लॉन्ग मार्च नहीं किया। एवरी पार्टी। सही। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपको किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद नजर आती है कि आप कहें जी ये बंदा कुछ कर सकता है? शायद मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की 65 साल तारीख पर अगर आप नजर डालेंगे, पाकिस्तान अगर स्टेबल हुआ है, जिसको ये कहते हैं आमरीत, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अगर स्टेबल हुआ है तो आमरीत के दौर में हुआ है, जमहूरियत के टाइम पे नहीं हुआ। अगर आप रिया साहब का टाइम उठा के देखें
सन 87 में डॉलर 12-13 रुपए पे था, 99 उठा के देखे डॉलर 60 रुपए पे था, पेट्रोल 6 रुपए पे था। सही 99 10 साल जमहूरियत का जो दौर गुजरा उसके अंदर पेट्रोल जो पहुंचा हुआ था 40-42 रुपए के ऊपर पहुंचा हुआ था। ये जमहूरियत ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना हम रोटी खाने के हैं, ना हम बाहर निकलने के, ना हमारे बच्चों की तो इज्जत की है। ऐसी जमहूरियत पे लानत। तो आपको लगता है कि डंडे के नीचे ही ठीक रहते हैं? हमें तो चाहिए, हमें तो डंडे पड़ने चाहिए। आई एग्री। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्राहिम साहब, बहुत अच्छी बातें आपने पॉइंट आउट की, थैंक यू सो मच। प्लीज आइंदा भी कॉल कीजिएगा। हाँ जी, देखिए मोहम्मद इब्राहिम साहब ने जो बातें की, यकीनन बातें तो ठीक की हैं, उनके हवाले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थी। मैं दिफा नहीं कर रहा हूँ, रेलवे यकीनन हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, उसकी कई वजूहात है। क्या वजूहात? वजूहात ये है कि हमने पिछले बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए, हाईवेज के लिए हमने 40 अरब रुपए रखे थे, जबकि 20% अफराद बसों के जरिए सफ़र करते हैं, 80% रेलवे के जरिए करते हैं, और उसी बजट में रेलवे के तरक्की के लिए 9 अरब रुपए रखे गए। लिहाजा हमने उनसे पूछा कि जब 80% अफराद, ट्रांसपोर्ट सॉरी आपने कहा 40 अरब, उसमें से 9 अरब नहीं, रेलवे के लिए बजट में इन्होंने 9 अरब रुपए मुख्तस किए कि रेलवे की तरक्की पर 9 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि हाईवेज जो रोड है उसके लिए 40। हमारे वजीर ने कहा कि आप हमें ये कैलकुलेशन बताएं कि रेलवे में कितने लोग सफर करते हैं और बसों में कितने करते हैं। दूसरी मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि बिलोर खानदान जो है अमीर तरीन खानदान है, सियासी खानदान है, लेकिन अगर कोई उनके हर शोबे में, वो टेक्सटाइल में भी है, उनका एक भाई जो है वो हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी का भी लीडर होता है, इलियास बिलोर। अगर कोई ये साबित करे कि बिलोर खानदान का, देखो कारोबार उनके बहुत सारे, उनकी इंडस्ट्री तो हो सकती है ट्रांसपोर्ट बनाने वाली, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये मैं आपको कहता हूं। जब भी कोई साबित करेगा, मैं ये दिफा नहीं कर रहा हूं, यकीनन हमें भी तशवीश है कि अगर एक रेलवे और एक सिंध हुकूमत हमारे पीछे बंदी हुई नहीं होती तो शायद हम बड़े सुरखरू होते हैं, लेकिन हमारे मसले मसाइल कुछ और भी हैं। मिसाल के तौर पर सिंध हुकूमत में हमारी 2 सीटें हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पूरी हुकूमत है। वहाँ हम टेररिज्म का मुकाबला जो कर रहे हैं, वो हम पूरी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो हम पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं। वही टेररिस्ट थे कि उनसे अमेरिका भी महफूज नहीं रहा, वही टेररिस्ट थे कि वो कराची में भी, सिंध में भी, कहीं पर भी कार्रवाई करते हैं। तो कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं। अच्छा, बाकी ये हुकूमत छोड़ना और इसमें दाखिल होना, ये एक बहुत ही बदनाम हो चुका है सिंध की सतह पर। यानी आपने देखा, हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलेशन पार्टनर हैं, अच्छा, वो नाराज होते हैं जब पेट्रोल 70 रुपए का हुआ तो वो नाराज होते हैं, जब 90 रुपए का होता है तो राजी हो जाते हैं। एक बात और एक क्लियर करने दो, देखो ये वक्त गुजरता है, आप जियाउल हक की बात कर रहे हो, जियाउल हक के दौर से भुट्टो साहब का दौर ज्यादा सस्ता था। अगर आप जियाउल हक की बात करते हो तो जुल्फकार अली भुट्टो का दौर उससे ज्यादा सस्ता था। देखो वक्त गुजरने के साथ साथ हम क्राइसिस में आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्राइसिस से निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि पूरी आवाम, अब हमारे आवाम में अगर ऐसे अच्छे लोग, आप जैसे अच्छे लोग ममलियत को अच्छा कहेंगे तो मेरे भाई ये बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहली बात तो ये कि जमहूरियत में अगर हम अच्छे नहीं हैं तो आप जैसे अच्छे लोगों को आकर देखो, अमरीयत अब नहीं चलेगी। अमरीयत जानवरों को भी जुल्म और तशद्दुद और जबर आप नहीं कर सकते हो, हम तो फिर भी इंसान है। तो आप सियासत को अच्छा करें, आप आए मैदान में, आप अपने दोस्तों को लाए, आपके जैसे अच्छे लोग आएंगे तो हम जैसे बुरे लोग हट जाएंगे। जब तक आप इसमें दिलचस्पी नहीं लोगे उस वक्त तक आप और हम सब इस लोगों के हाथों पिसते रहेंगे। किन लोगों के हाथों में? हुक्मरान जिसको आप लोग, अच्छा मैं भी उसका हिस्सा हूं, लेकिन मुझे हटाने के लिए तो आप ये सीट फील करोगी ना। जब आप खुद कहते हो कि तमाम पार्टी, देखो इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। जब इंसान इस हद तक पहुंचता है कि उसको सारे लोग बुरे नजर आते हैं तो एक दिन उसको अपने आप भी बुरा नजर आने लगता है और वो खुदकशी जैसे अमल करने पर मजबूर होता है। लिहाजा कोई तो अच्छा होगा, अगर नहीं है तो आप खुद अच्छे हो, आप मैदान में आ जाओ। जी भाई, हड़ताल कर देते हैं कि महाजिर कम्युनिटी के 2 लोग मर गए, महाजिर कम्युनिटी ने स्ट्राइक कर दी। अब जो पठान कम्युनिटी है वो कहते हैं कि हमारे इतने बंदे मर गए या मेरी पार्टी के इतने मर गए। रोज किसी की क्यों ना, वो दिन कब आएगा जब आप सब लोग कहेंगे ये पाकिस्तानी मरा है, ये मेरा तो नहीं लेकिन एज अ पाकिस्तानी था। देखो भाई, कराची का कसूर यही है, वरना ये पंजाबी, महाजर, सिंधी, पठान ये हर शहर में होते हैं, इवन आप बाहर मुल्कों में जाए तो भी होते हैं। लेकिन कराची का आवाम का कसूर यही था कि जब इस मुल्क पे कोई आमिर मुसल्लत होता था, चाहे वो अयूब खान के शक्ल का होता, चाहे वो जियाउल हक था, चाहे वो मुशर्रफ तक, जियाउल हक तक ये बात थी कि जब कोई आमिर आता था
तो इस कराची के तमाम लोग, चाहे वो पठान थे, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग थे, सिंधी थे, ये सब मिलकर एक वावेला मचाते थे कि इस आमिर को इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। लिहाजा उस आमिर का तख्ता कल्टी हो जाता था, चाहे वो पठान ही क्यों ना होता। लिहाजा जनरल ज़िया-उल हक के दौर में आके ये बात उसने सोची कि कराची के अवाम जो जमहूरी अवाम है, मजदूर है, तालिब इल्म है, शहरी अवाम समझदार होती है बमुकाबला देही लोगों के। लिहाजा कराची वालों को डिवाइड कर दिया गया। अब पख्तून मरता है तो माजर खुश होता है, माजर मरता है तो पख्तून खुश होता है। और जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल आएंगे, उस वक्त तक मैं भी एग्री हूँ आपके साथ, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे और हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। ये वक्त है मेरा। हाँ जी, हम वापस आ चुके हैं और शुक्र हमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि हम बड़ी इंटेंस एक डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक में। ये वक्त है मेरा में वापस आ गए हैं। बशीर जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपने कोई सवाल करना था, ज़रा कीजिए। बशीर जान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एज अ पुख्तून कि आप लोगों ने हमें हमारी शनाख्त वापस दिलाई। उसके बाद अच्छा मुझे ये बताओ, वजाहत करो किस तरह शनाख्त वापस दिलाई, ये भी बताओ। क्योंकि हमारी तारीख 1200 साल पुरानी है ना, 1200 ईयर्स। हमें उस टाइम से पुख्तून कहा जाता था और हम उस टाइम से हमारा जो नाम पड़ा था कौम का वो पुख्तून था। बट जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उसके बाद सरहद का NWFP हो गया, दे दिया गया। तो उसके बाद हम काफ़ी स्ट्रगल करते रहे, सबके दिल में था, लेकिन एट लास्ट ये आए उनका वापस खैबर पख्तूनख्वा होना चाहिए। वो पख्तूनख्वा था लेकिन खैबर लगाया ताकि सबको एक्सेप्टेबल अच्छा हो। उसके बाद सवाल ये था कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कसीरुल कौमी शहर है, पुख्तूनों का दुनिया में सबसे बड़ा शहर कराची है। बिल्कुल, सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी है। सही। इनकी हल्का, और उनके पास 2 MPs हैं इस शहर में, इनकी हल्का बंदियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये था कि आप मुझे ये बताओ कि आप अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा से जी हम पठान है, ये क्यों कहते हैं? ये क्यों नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं? इस वजह से मैं कहूँगा ना उनको क्या, देखिए हमारे लिए आपने ये किया, हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी आप कह रहे हो। करूँगा ना इसकी। हाँ देखिए बात ये है कि हर सवाल पूरा हो गया। नहीं, एक और था। एक और सवाल था कि आपने 40s में कहा कि इंडिया से दोस्ती कर लें, वो बात अब हमारी समझ में ही, हमने आप पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। 70s में आपने कहा रशिया से दोस्ती कर लें, हमने फिर आप पे रूसी एजेंट पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान, चलो गुड। तो हमने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आप रूसी एजेंट हैं। तो अब आपने हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए कोई लाइन नहीं दी ना, काफ़ी अरसे से आप लोग खामोश है फॉरेन पॉलिसी पे। और जैसे चाइना का विजिट भी किया आपने रिसेंटली, तो अब आपने फॉरेन पॉलिसी की लाइन नहीं दी कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस मुल्क की तरफ जाना चाहिए, किससे दोस्ती बढ़ानी चाहिए, किससे दुश्मनी रखनी चाहिए। नहीं, किससे कम करनी चाहिए। दुश्मनी तो हमारे, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि दुश्मनी तो हमारे किताब में नहीं है। इसकी वजह ये है कि 1926 में जब ये रुझान बना, इंटरनेशनल पार्टी बनी और दुनिया के चंद अजीम लीडरों ने ये सोचा कि हम इस दुनिया को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, जिसमें बाचा खान, वुचिमन, लेलन स्टालन था या अपने मौजेतिंग। तो बाचा खान और वियतनाम के वुचिमन, हम उसको कहते हैं काका वुचिमन पश्तो में, तो इन दोनों की पॉलिसियां बनी। वियतनाम की ऐसी कौम है जो जुए को, शाम को, किसी जानवर को मारना भी गुनाह समझती है, लेकिन वुचिमन ने अपने कौम को तशद्दुद की पॉलिसी दी कि जाओ और लड़कर, और वही हुआ कि उन्होंने 50 साल अमरीकियों से लड़ाई की और वियतनाम को आज़ाद कराया। बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ऐसे कौम से था, जब बच्चा पैदा होता है तो अजान तो मौलवी को ढूंढना पड़ता है ना कि आके अजान दो, लेकिन पहले फायरिंग होती है। ऐसे कौम में पैदा हुए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, दुनिया में मसलों का हल जो है वो बंदूक नहीं है। लिहाजा इसने पख्तूनों को अदम तशद्दुद की पॉलिसी दी और उनकी ये पॉलिसी थी कि हम अदम तशद्दुद के जरिए इस अवाम को, अपनी कौम को जहालत से निजात दिलाएंगे। और वो प्रैक्टिकल आदमी थे। जैसे पख्तूनों में खवातीन की जी बशीर भाई, आपने अमन की बात की है, ठीक है, बादशाह खान का फ़लसफ़ा तो हमने भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कराची में ये कहा जाता है कि ANP जो है वो लाशों पे सियासत कर रही है। ये जितना कोई पख्तून मरता है ये समझते हैं कि उसके जो सारे भाई जितने बाकी हैं वो सारे ANP में आएंगे, वो इसकी बैकवर्ड पे खेलेंगे और इनका आपका वोट बैंक ज़्यादा मजबूत होगा। देखें, सोचने का तो किसी पे पाबंदी नहीं, हर आदमी सोच सकता है,
लेकिन मैं आपको बताऊं कि न्यूटन का एक कानून है, इस दुनिया एक कानून है उनका कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब ये तो हो नहीं सकता, मैं आदम तशद्दुद वाला था, मुझे एक दफा गोलियां मारी गई लेकिन मैं फिर भी जिद पे अड़ा रहा, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करता था या बमुश्किल से ड्राइवर रखता था। दोबारा मुझे घेर कर गाड़ी में फिर गोलियां मारी गई और मैं बचा इसलिए कि मेरे दूसरे साथी के साथ पिस्टल था और उसने 2-3 हमलावरों को गोली मार दी जो जख्मी हुए अभी भी जेल में हैं। फिर मुझे बिठाया गया कि या आप सियासत करोगे या गनमैन लेकर गुमोगे। अब मैं बादशाह खान बाबा का पैरोकार था लेकिन मैंने एक दफ़ा गोलियां बर्दाश्त कर ली, जख्मी मैं जब सही हुआ फिर मैं वो अकेला गाड़ी ड्राइव करते इस चैनल पे आता था। लेकिन दोबारा जब मुझे गोलियां मारेगी तो ये अब मेरे ऊपर मुसल्लत है बाकायदा सिक्योरिटी। मैं घर से निकलता हूँ, मेरे घर के 15 गज के ऊपर पार्क है, मैं वहाँ चुप कर निकलता हूँ, जैसे ही मैं पार्क में पहुँचता हूँ चारों तरफ से सिक्योरिटी आ जाती है। तो भाई ये एक्शन, ये रिएक्शन है, इसको हम रोक नहीं सकते। बाकी हम चाहते हैं कि ये ना हो, इसलिए कि मैं आपको एक मिसाल दूं, बाबड़ा एक मैदान है, वहाँ पर हमारा जलसा था और उस पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की हुकूमत बन गई थी 1948 में और हमारे 1200 अफराद जो है उसमें शहीद हुए। लेकिन 400 में, बाबड़ा का मैदान 400 में है, लेकिन किसी पुख्तून ने कोई गोली नहीं चलाई। बादशाह खान प्रैक्टिकल आदमी थे, यानी उसने कहा कि ख़वातीन को तालीम हासिल करना चाहिए। उसने सबसे पहले अपनी बेटी को स्कूल भेजा। उसने कहा कि देखो हमारे स्कूल मदरसों पे पाबंदी थी, हमारे सबसे पहले जो मदरसे का तालिब इल्म था वो गनी खान और वली खान था। यानी हमने उस वक़्त से, तो हम तशद्दुद वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये एक रिएक्शन है, इसका कोई हल नहीं। जब तक एक्शन होगा उस वक्त तक आप ये तवक्को रखें कि रिएक्शन। बिल्कुल, लेकिन हालात तो फिर भी आज वापस अगर आए हम तो आज के हालात ज़रा फिर से जाके देखते हैं। मेरी एक एंकर हैं फारिया जो मौजूद हैं सोल्जर बाज़ार में, उनसे पूछते हैं, वो कुछ आम शहरियों के साथ खड़ी हैं, उनकी क्या राय है, क्या तकलीफ है उनके सामने, आज क्या पेश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आयशा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची का एक कदीम इलाका है सोल्जर बाज़ार, जो कि अपनी रौनकियों की वजह से बहुत मशहूर है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बस स्टॉप पे काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। आज हड़ताल के बाइस इनको जो है कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है, दुकानें सारी बंद हैं, इनसे जानते हैं। जी ये बताइए, हड़ताल की वजह से आपको क्या परेशानियाँ दरपेश हुई हैं? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में आई थी। हम मार्केट, यहाँ सब कुछ बंद है, इतना लेट अनाउंसमेंट होता है स्ट्राइक का, हमें पता नहीं होता है। सुबह हम बच्चे हमारे तैयार हो गए, वैन्स नहीं आई हैं, इतनी हम अभी सब देखें, आप सब देखें, पूरी सारी मार्केट बंद है, जिसकी वजह से हमें कोई चीज़, ना हम चावल है, ना घी है, ना आटा है, कुछ भी नहीं है घर में। अच्छा, ये हमें बहुत प्रॉब्लम है इसके। कम से कम हमें पता तो होता नहीं है, इतना लेट अनाउंसमेंट करते हैं कि पता नहीं चलता। अच्छा आप बताइए, आपको क्या परेशानी दरपेश हुई है हड़ताल? कॉलेज जाना था तो ट्रांसपोर्ट आया ही नहीं है और मेरा पेपर भी डिले हो गया आज। रोज़ का ये सिलसिला है और हमारी पढ़ाई बहुत मुतासिर हो रही है इससे। आप बताइए क्या परेशानी है? काम पे हमको जाना था, आज दुकानें बंद है, होटल बंद है, सब चीज़ बंद है, अस्पतालें वो स्टोर वगैरह बंद है। काम पे जाना था, रक्शे से पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, कारोबार है ही नहीं, बंदा कहाँ से लावे पैसे। सर आप बताइए हड़ताल की वजह से क्या परेशानी? सामने बैंक बंद है, ये सब कुछ बंद है। आप देखो तो सही, ये मार्केट सारी बंद है, आपके सामने है। अच्छा, बताने की क्या जरूरत है, ये देखो क्या बंद है। नहीं अच्छा आप ये बताइए, ये बताइए आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं मिल रहा है, ज़रा सा परेशानी बताइए, आपको क्या परेशानी फेस हो रही है? हमको परेशानी, घर में वो लाइट ही नहीं है तो हम कहाँ जाए, उधर गर्मी में सो ही नहीं सकते हम लोग। आज तो बंद है सारा, तो फिर लाइट क्यों नहीं है और कोई चीज़ नीचे नहीं मिल रही है। हाँ कोई चीज़ देखा आप, देखो मेरे को दिला दे, कोई चीज़ आप दिला दे। साथ साथ आयशा मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि ये सारे लोग यहाँ पे, ये जो सारे लोग जो खड़े हुए हैं, ये सब जो है यहाँ पर बस स्टॉप पे खड़े हैं कि काश उनको कोई जो है ट्रांसपोर्ट मिल जाए, कोई बस मिल जाए, कुछ मिल जाए, मगर कुछ नहीं मिला। और इनसे रक्शे वाले या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो भी हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा किराए की डिमांड करें। एक पेशेंट भी मैं आपको दिखाती चलूँ, ये पेशेंट है यहाँ पर, इनको फ्रैक्चर हुआ है, इनसे थोड़ी बात करते हैं। इनको भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है, हड़ताल की वजह से भी बहुत परेशान है। सर आप बताइए, आपको हड़ताल की वजह से क्या परेशानी दरपेश हुई? मेडिकल की परेशानी है, ना हॉस्पिटल जा सकते हैं, ना कुछ कन्वेंस है नहीं, और आए दिन के यही हड़तालें होती है। गरीब आदमी तो परेशान है इस हालात से। आए दिन ये स्टोर बंद है, मेडिकल के दवाइयाँ नहीं हैं, लोग परेशान है, बेरोजगार है, दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे, खाएंगे कहाँ से? अच्छा कुछ यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकती हैं, ये बच्चे भी हैं जिनकी स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन इनको भी नहीं पता, और दुकानें भी बंद हैं। आप
जिसको मैं थोड़ा सा और भी दिखाती चलूँ। आप ये देख सकती हैं कि ये पूरा पीछे जो रास्ता है ये सब बंद हो चुका है हड़ताल की वजह से, और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ना मेडिकल है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना ही कोई खाने पीने की अशिया इनको मैसर है यहाँ पे। जी थैंक यू फारिया। इतनी अफसोस सिचुएशन है कि लिटरली रोना आता है कि जो लोग हेल्पलेस हैं वो कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई बीमार है तो वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा, अगर किसी के पास खाने को घर पे नहीं है, उनकी जो डेली वेजेस पे लोग हैं उनके तो घर में आज शायद रोटी ही नहीं बनेगी। तो इस सिचुएशन में कुछ लोग सपोर्ट करते हैं एहतजाज को कि जी होना चाहिए, चुप करके तो बैठ नहीं सकते। और अब बाकी हालात आपने ये देख लिए हैं, क्या करना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सब का। एक कॉलर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत आप लोग की? वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? जी मैं समीना बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू और समीना। बेसाख्ता कॉल की है ये सोचते हुए कि हम कराची की बात करूंगी मैं इस वक्त, कि हम कराची में रहते हैं, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते। हमारा कोई घर में, अपने घर की मिसाल देती हूँ कि मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी सिंधी हैं, मेरे बहुत ही प्यारे पड़ोसी महाजिर हैं। मेरे जो मौलाना साहब बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने आते, जबकि मेरे और उनके फिक़ह का फर्क है, मगर वो पठान है और मैं उनको अपने बाप से ज्यादा अजीज जानती हूँ। मेरे घर में बाकी काम करने वाले सराइकी हैं। इतनी हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत है कि हम एक लम्हा एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो जब हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते तो फिर इतनी नफरतें क्यों? हमारे यहाँ सब में शादियां हैं, मगर जब मर रहे होते हैं तो हमें क्यों दुख नहीं लगता? क्यों, कब तक नफरत करेंगे? कराची का तो क्राइटेरिया ही यही था। कराची की सिर्फ सारी दुनिया में ये कही जाती कि ये लचपाल शहर है, यहाँ जो कमाने आए उसको रिस्क मिलता है, कोई भूखे पेट नहीं सोता। तो बस कर दे, नफरत बुरी चीज है। ये तमाम चीजों की जड़ नफरत है। नफरत चीजों को खा जाती दीमक की तरह। अब बस कर दे, मोहब्बत करें, एक दूसरे की बात सुने। आज हम बैठे हुए सुन रहे हैं ना ANP का नुक्ता नजर। यहाँ आम कोई बच्चा जानता ही नहीं कि ANP क्या थी, क्या है, उनके नुक्ता नजर क्या था, वो कितने प्रोग्रेसिव लोग हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें छोड़ दी जाए। बस हर एक को हर प्रोग्राम में सारे मीडिया से कहूंगी कि खुदा के वास्ते मोहब्बत को प्रमोट करें, एक दूसरे की अच्छाइयों को प्रमोट करें। हम सब इंसान हैं। वो खानदान जिनमें माँ बाप जायदाद छोड़ के मरते हैं और बहन भाई आपस में लड़ने लगते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। वो तो एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, फिर भी बर्बाद हो जाते हैं। बस नफरत छोड़ दें। बिल्कुल सही आपने। जालिम को, जुल्म को बुरा कहें, जो भी गलत हो, चाहे आपका अपना सगा भाई गलत हो, आप कहेंगे गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी समीना, थैंक यू। आपने इतनी अच्छी बातें की। बिल्कुल एक बेसिक जो मैसेज है वो यही है, पीस और लव को प्रमोट किया जाए, हेट को बिल्कुल नहीं आगे जीतने दिया जाए। ब्रेक लेनी है इस पॉइंट पे, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक, ये वक्त है। रह गई है। जी हम वापस आ चुके हैं मिस्टर शहजाद, और हमारी ब्रेक से पहले एक कॉलर थी समीना, बड़ी अच्छी बातें की। नफ़रत क्यों है, नफ़रत इतनी ज़्यादा है हम आपस में, तो वही ना कि इंडिविजुअल लेवल पे हमारे हर मैं कहूँगी हर किस्म के दोस्त हैं, बेशक वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे इतनी लड़ाइयाँ हैं क्यों? और फ्यूचर में अब आप लोगों का क्या प्लान है? उन्होंने जो बात की यकीनन हकीकत बात की। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पठान तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं। देखो उन्होंने जो शोबे गिनवाए तो बोला पठान मेरे बच्चे को पढ़ाता है, मौलवी साहब पठान निकला। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हम तो मजदूरी करते हैं कराची में, हम खिदमत करते हैं, हम तो
हमारा मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त पठान सब है। मेरे घर के तीसरा चौथा घर भी उर्दू बोलने वालों का है। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जैसे हमारी इस बहन ने जो बातें की, इस तरह की बातें करने वाले अगर ज़्यादा हों, इस तरह के बातें करने वाले अगर उस पर आ जाए, मतलब ये लोग मेन हो बोलने वाले हो। अब मैं अभी आप वक्फे में जो मैं आपको बता रहा था कि जो बंदा इस बदअमनी का फायदा उठाता है, देखो कोई भी तो इसका वो है ना, बेनिफिशियरी तो कोई है, बिल्कुल, जिस हड़ताल होती है, कौन है बेनिफिशियरी? वही अनासिर जो इस मुल्क का, वो हमारे भी दुश्मन है, चाहे वो पश्तो बोलने वाला ही क्यों ना हो। अच्छा, कौन सी पार्टी अभी मौजूदा पार्टीज में से आपको लगता है आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि पार्टी जो होती है ना, पार्टी, सियासी पार्टी, ये कभी भी एक दूसरे की मुखालफत नहीं कर सकती, सियासी पार्टी। इसलिए कि जैसे MQM के बारे में कितना आप समझती हो कि MQM हमारे कितना लोग मुखालफत की बात नहीं करी, नहीं लोग समझते हैं, लेकिन जब हमारे सूबे के नाम की बात आई तो MQM हमारे साथ खड़ी थी, या टेररिज्म के खिलाफ अगर बात आई तो MQM हमारे साथ खड़ी थी। लेकिन दहशतगर्द कभी किसी का दोस्त नहीं होता। मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने सियासत करनी है या जो सियासी लोग हैं, वो कभी भी बंदूक ने, सियासत एक अलग चीज है, दहशतगर्दी अलग चीज है। कौन है ये दहशतगर्द? पूछना चाहूँगा जी। पाकिस्तान की सियासी तारीख हम देखते हैं तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े सियासी लीडर हैं पुराने, उनकी अक्सरियत अवामी नेशनल पार्टी के साबिका कायदीन में से हैं। जैसे नेब और NDP की तसलसल में हम देखते हैं, बलूचिस्तान के जितनी भी आज की कौम परस्त पार्टियाँ हैं या सिंध की कौम परस्त पार्टियाँ हैं, ये तमाम लीडर जो है अवामी नेशनल पार्टी में थे। ANP का वजूद जब से हुआ तो ऐसी क्या वजूहत हुई कि बाकी दूसरी कौमें जो हैं वो ANP से दूर चली गई? कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हथियार जो है, असला जो है हमारा जेवर है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि कराची को असले से पाक करना चाहिए। क्या आप अपना ये जेवर उतारने के लिए तैयार हैं? असल बात ये है, देखिए पहली बात तो मैं आपकी बात पे पहले आता हूँ कि मैंने आपको जब बताया कि हम ऐसे कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे कायद ऐसे थे कि उन्होंने उस वक़्त भी अपने कौम को अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा दिया, और हम आज समझते हैं कि और हमने ये जेवर कई बार उतारा है। मैं आपको बताऊँ, इसकी मिसालें मौजूद है। हम जो फैसला अपने जिरगों में करते हैं उस पर हम अमल भी करते हैं। हम कहते हैं कि इस कराची के अमन की खातिर हम ये काम करने के लिए तैयार है। जेवर था, लेकिन हम कहते हैं कि कराची पुरअमन होना चाहिए, पूरे मुल्क में असला नहीं होना चाहिए। हमारे आप पता है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में असला नहीं होना चाहिए। यानी हम जिस निज़ाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा असला कहाँ पाया जाता है? हमारे इलाकों में। देखो, हम जिस निज़ाम के लिए हम कहते हैं कि ये माशरा उस वक़्त बेहतर होगा जब ये क्लास एंड स्टेट लेस होगा, जब यहाँ पर स्टेट नहीं रहेगा। नहीं, सोशलिज्म से आगे भी एक और, सोशलिज्म खुद एक निज़ाम नहीं है। सोशलिज्म में क्लास भी होते हैं, जैसे उर्दू में सोशलिज्म को कहते हैं इश्तराकियत। मैं जिस निज़ाम की बात कर रहा हूँ उसको उर्दू में कहते हैं इज्तिमालियत। यानी ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो क्लास और स्टेट लेस हो, इसलिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितना मसरफ है, जितना एक्सपेंसेस है, उसका 75% जो है वो असले पे खर्चा होता है। लिहाजा हम तो इस नजरिए के लोग हैं कि पूरी दुनिया स्टेट एंड क्लास लेस होनी चाहिए, नंबर 1। तो हम तशद्दुद। दूसरी बात इन्होंने जो बड़ी अहम बात की जाकिर ने, कि देखें इस पाकिस्तान का जितना भी बड़ा लीडर है, आप जिसका भी नाम ले लें, चाहे वो गौस बिजंजो, बख्श बिजंजो हो, चाहे ताउल्ला मेंगल हो, चाहे अकबर बुगटी हो, चाहे खान शहीद समद खान हो, चाहे रसूल बख्श पलेजो हो, हाकिम अली जरदारी, फाजिल राह हो, पंजाब का जो है इसाक हो, आबिद जुबैरी हो, महमूदुल्लाह उस्मानी हो, कोई भी, ये तमाम के तमाम नेप में थे। और ये पाकिस्तान में एक ऐसी तारीख थी जो दुनिया के आमिरों को, दुनियाई बैनुल अक़वामी जाबिर, मतलब एक तो हमारे मुल्क में होते हैं ना, हम कहते हैं प्लान, लेकिन एक दुनिया के पूरे बैनुल अक़वामी बदमाश होते हैं। उनकी जहाँ पर मर्जी है वो 20,000 किलोमीटर दूर जाकर भी बदमाशी करते हैं। तो उन बदमाशों के लिए जो खतरा था, वो पाकिस्तान में एक पार्टी थी नेप, जो कौमियत की पार्टी नहीं थी। उसके सरबरा जो है वो बाशानी बाबा भी रहा करते थे, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश का था। इस नेप का सरबरा जो है वो शेरबाज मजारी साहब भी थे, जो बलोच थे। इस नेप के सरबरा अजमल खटक साहब भी थे, NDP के या नेप के। अच्छा, लेकिन एक साजिश के तहत इस पार्टी को खत्म करने के लिए, एक साजिश के तहत हमें मार मार कर और हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस बनाकर बशीर जान साहब, टाइम बहुत कम है शो का। मैं चाहूंगी कि हम एक्चुअली बात करें कि आपका प्लान क्या है अब इस मुल्क को बेहतर करने का, आपकी पार्टी का? हमारे पार्टी का प्लान ये है कि इस मुल्क क्या मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है।
देखें तकलीफ़ें आती हैं। आज हम जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक दुनिया में देख रहे हैं, यकीनन वो इस मरालों से गुजरे हैं, लेकिन यहाँ जो कमी है देखिए वो हुब्बुल वतनी की है, पेट्रियाटिकिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हर शख्स को अपने हिस्से की जवाबदारी पूरी करनी पड़ेगी। ये नहीं देखो हर हमारे यहाँ जिसको सरकारी नौकरी मिलती करना पड़ेगा। मैं पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम इस मुल्क को अपने बैनुल-अक़वामी जो दबाव है या इस मुल्क के जो हम कह रहे हैं कि इस मुल्क का इन्हिसार खुद इन्हिसारी पर होना चाहिए। इस मुल्क को जो है अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। इस मुल्क को बुनियाद परस्ती से दूरी इख्तियार करना चाहिए। इस मुल्क को दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और इस मुल्क के तमाम लोगों को, हम तमाम लोगों को अपने ज़ाती, कौमी और इलाकाई मफादात से बालतर होकर पाकिस्तानी मफादात। प्रैक्टिकली ये सब पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली हम इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हम उस दहशतगर्दी को, उस इंतहा पसंदी का सामना कर रहे हैं जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। हमारे बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, हमारे बहनों पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे पख्तून माशरे का ऐसा नहीं है। हमारे स्पंदियार वली खान के बहन जो डॉक्टर है उसको भी गोली मारी गई। तो हम इसके लिए अपनी जानों के नजराने पेश करके हम इस मुल्क लेकिन ठीक है जान तो दे रहे हैं, लेकिन अब जान देने से मैं तरक्की की बात कर रही हूँ। तरक्की के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या प्लानिंग? और हम वो उन चीजों पर, मिसाल के तौर पर इस वक्त हम एनर्जी क्राइसिस के ताने बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम इस मुल्क को रियल अच्छे अंदाज, जेन्युइन तरीके से एनर्जी क्राइसिस से निकालेंगे। इस वक्त हर सूबे को एनर्जी, देखो एनर्जी का जो शोबा है, नेचुरल रिसोर्सेज को इस वक्त CCI के हवाले किया गया एक शोबा है जो हम समझते हैं कि अच्छे अंदाज में इसकी रहनुमाई होगी। और हर सूबे में ऑयल एंड गैस, जैसे खैबर पख्तूनख्वा गैस कंपनी बनाई गई, हर सूबे को एनर्जी के इख्तियारात दिए गए सूबाई लेवलों पर। ये बेहतर, हमारे मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो एनर्जी क्राइसिस है। इंशाअल्लाह इससे हम जैसी छुटकारा पाएंगे हम तरक्की की तरफ जो है गामजन होंगे। सही जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? जी मिसेस शहजाद, आपने कुछ नहीं कहा। जी आपको पता है 2 मिनट रह गए शो के खत्म होने। मुझे ये पूछना था, अभी आप एक बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे लोग सामने आए। पढ़े लिखे लोग नौकरियां लेने जाते हैं तो कह दिया जाता है जी आपका ताल्लुक फलां इलाके से, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी अपनी मिसाल वाज़ह है, मैंने अप्लाई किया था और मुझे 3 दफ़ा वहाँ से जवाब आया और कहा गया कि आप अपने NIC से इस इलाके का नाम हटा दें। यही तरीका, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो आपको जिसने कहा था कि अपने NIC, उन लोगों को खत्म करने के लिए आप जैसे अच्छे सब लोगों को मैदान में आना पड़ेगा ताकि ये नफरतें फैलाने वाले खत्म हो। यही तो मैं कह रही हूँ कि कैसे आएंगे जब हमें इस बेस पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपके NIC पर इस इलाके का नाम है। दूसरा क्वेश्चन ये कि लोग जो हैं, अभी आप बात कर रहे थे कि अवाम जो है वो जो है जज्बात में आ जाती है। अवाम तो जज्बात में आएगी जब किसी इलाके में, किसी इदारे में जाके वो अपनी मुश्किलात पेश करते हैं और वहाँ के लोग कह देते हैं कि जी हम आपके इलाके की रीडिंग लेने इसलिए नहीं आ रहे कि आपके इलाके में दहशतगर्द बसते हैं, वो हमें मार देंगे। तो सर आप फिर एक मेरी सजेशन उन लोगों को दे दीजिएगा कि अगर आप ये समझते हैं कि उनको मौत का इतना खदशा है तो वहाँ के इलाके को बराए मेहरबानी वहाँ के इलाके के लोगों को बोल दें कि आप अपनी रीडिंग खुद लेकर जो है वो। बस 1 मिनट रह गया अब शो के खत्म होने में, तो मैं चाहूंगी कि वाइंड अप भी करें और जल्दी से आप अपने इनकी बात का जवाब दें। इनकी बात का तो यही जवाब मैं यही कहूँगा कि कराची में इस वक्त जब तक ये दहशतगर्दी रहेगी, जब तक ये नफरतें रहेगी, उस वक्त तक ये मामला चलते रहेंगे, इसमें इजाफा होता रहेगा। और अगर हम सब मिलकर इस नफरतों को ख़त्म करेंगे। माइक नहीं आपके पास? जी शहजाद, मैं बस आखिर में यही कहूँगी कि कुछ भी है, सारी बात का हल यही, आप अवामी मसाइल हल कीजिए, हमारी मुश्किलात को दूर कीजिए। प्लीज़ आप महंगाई से जान छुड़ाइए। MKM ने आपका साथ दिया, आप और MKM मिल के हम लोगों के मसले मसाइल हल करें। हम आपको लाए हैं, हम वोट दे के कामयाब बना के लेकर आए हैं, तो आप हमारे मसलों को हल करें। इंशाल्लाह जब हमारे हाथ में इतने इख्तियारात आएंगे, आप हमें इतने सारे वोट देंगे, तो ये मेरी गारंटी है। इस वक्त तो हम खुद मजबूर है और हम जाके, अगर मैं आपको अपनी मजबूरियां बताऊं तो आप खुद, लेकिन अगर हमारे पास इतने इख्तियार, देखें अभी तो टाइम खत्म हो रहा है, अभी टाइम खत्म हो रहा है। और मैं आपको बताता कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, वहाँ जो हमने प्लानिंग की है, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग हमें चांस दोगे इंशाल्लाह, तो हमारा ये वादा है कि हम आपको इस शिकायत का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। जी टाइम खत्म हो चुका है शो का, सवालात अभी भी बहुत हैं हमारी ऑडियंस के पास भी, आपके पास भी होंगे, शिकायत भी हैं, आप जारी रखिएगा अपनी गुफ्तगू, नो प्रॉब्लम। नाज़रीन हम कल आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया बशीर जान साहब, आप आए और सारी तनकीद का बड़ी अच्छी तरह सामना भी किया, बड़ी अच्छी वजाहत की। सेंसेशन के गिफ्ट हम आपके साथ भेजेंगे। बहुत शुक्रिया एंड गुड लक विद योर इलेक्शंस, विद योर पार्टी। नाज़रीन कल हम मिलेंगे एक और सियासी पार्टी के साथ, उनके रहनुमा के साथ। कल हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये वक्त है मेरा में 10 बजे। खुदा हाफ़िज़।